हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि डिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो सारे पेज पे जब वो पाथ से अपने पाथ से डिविएट करता है और ये होता है ड्यू टू किसके कारण, ये ड्यू टू द वेव फ्रंट। जब भी कोई वेव फ्रंट का जितना एक पॉइंट होता है उसका सेकेंडरी वेवलेट होता है, तो उस सेकेंडरी वेवलेट के कारण भी हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है। अब इस वीडियो में देख रहे हैं हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, या इसको हम लोग जनरल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये फ्रॉनहोफर, इसका मतलब ये जो सोर्स, ये जो स्लिट है, इसे दोनों सोर्स और स्क्रीन दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में यहाँ पे देखिए कि ये सोर्स है, ये इन्फिनाइट है, तो हम लोग क्या कर, जो भी आता है उसको लेंस लगाते हैं पैरेलल करने के लिए। फिर ये पैरेलल ले आता है, ये स्लिट हो गया, और यहाँ पे फिर दूसरा हम लोग लगाते हैं कन्वर्ज करने के लिए, यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट। ये है कि यहाँ पे हमने जो भी एक वेव्स लिया है, वेवलेंथ का एक वेवलेंथ लिया है, जिसका हम लोग वेवलेंथ लैम्डा समझे, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। अगर यहाँ पे उसको हम लोग छोटे छोटे सोर्स में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब एक वेव फ्रंट का क्या हुआ, छोटा छोटा सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो इस पॉइंट से अगर यहाँ पे दोनों एक साथ पहुंचता है पी नॉट से, तब तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस पे किया था। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आता है, यहाँ तक इस पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो जो भी अगर सेम लाइट पहुंचता है तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे पी नॉट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब हम लोग को बात करना है कि जब यहाँ के कारण थोड़ा सा डिविएट होता है और यहाँ के कारण डिविएट होता है, तो इस डेविएशन के कारण ही हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ये तो सीधे लाइट चला। अब जब ये डेविएशन के कारण हमको यहाँ पे पहुंच जाता है, तो इस डेविएशन के कारण किस पॉइंट पे पहुंचता है, ये वेव फ्रंट का डेविएशन है। वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट का छोटा छोटा जो पार्ट होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण कहीं यहाँ पे बनता है, या वेव फ्रंट का यहाँ पे डेविएशन होता है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे होता है। तो कितना एंगल पे होता है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे थीटा एंगल पे होता है। जब ये थीटा एंगल होगा तो हम लोग को इस एक सोर्स और इस दो सोर्स जो S1 से जाता है S2 की जाता है, इस दोनों के बीच हम लोग क्या निकालना होता है, पाथ डिफरेंस। जैसा कि हम लोगों ने कंडीशन निकालता है इंटरफेरेंस में, हम लोग क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं, और फिर पाथ डिफरेंस के बाद हम लोग कंडीशन लगा देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे मैक्सिमा निकलेगा, फिर मिनिमा निकलेगा। तो सबसे नीड होता है कि पाथ डिफरेंस निकालना। तो पाथ का मतलब इसके लिए तो सेंट्रल यहाँ पे पाथ इक्वल टाइम पे पहुंचेगा, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। अब हम लोग पी पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे हमने सेकेंडरी वेवलेट कर दिया, तो यहाँ पे जब यहाँ पे हमने देखा कि एंगल थीटा पे डिविएट होता है, हमने एक मिडल वाला भी ले लिया, तो सबसे आसान नहीं होता यहाँ से लेकर के डिविएशन पी पॉइंट पे। अब यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस पे करते, जैसे इंटरफेरेंस डाल देते यहाँ से लेके परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक सपोज की जिसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, ये कट कर दिया। तो जैसे हमने इसको कट कर दिया, इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब उसका तो ये तो पाथ डिफरेंस होता नहीं है। तो जनरली पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हम लोग पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2K के ही बराबर होता है पाथ डिफरेंस। तो ये हम लोग को पाथ डिफरेंस S2K निकालना होता है। अब यही पाथ डिफरेंस निकालने के हम लोग क्या करते हैं कि फेजर डायग्राम का यूज हम लोग करते हैं। इसका विड्थ कितना है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो इस पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे ये हमने माना कि इस रे से ये आता है, ये सोर्स है कि यहाँ से लाइट जाती है, ये मान लिया कि ये पहला जाता है यहाँ से और ये यहाँ पे होता है, फिर दूसरा जब डिविएशन पे जाता है तो यहाँ पे इस पाथ को ये फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करता है। इसको चाहिए तो डबल एरो से हम लोग दिखा देते हैं। अब पाथ डिफरेंस हमको निकालना है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, S2K इक्वल टू, अब S2K इक्वल टू पाथ डिफरेंस ट्रायंगल, देखिए S1 S2K में हमको क्या निकालना है, S2K। तो ये एंगल थीटा हो गया, ज्योमेट्री से ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब ये थीटा हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये इसके लिए हो गया P, ये S2K P हो गया, और ये हो जाएगा B, ये होता है 90, तो ये हो जाएगा B S1K, और ये S2K होगा। तो हमको चाहिए कौन सा, साइन थीटा निकालते हैं, क्योंकि P इक्वल टू होता है H साइन थीटा, तो हमको ये H गिवन है, तो ये हो जाएगा A,
और साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये P इक्वल टू कितना H साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल के S1 S2 के लिए H कौन सा हो गया, A हो गया, मतलब S1 S2 जिसका विड्थ A है और यहाँ पे हमने साइन थीटा। तो S2 के इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। उसके बाद है कि यहाँ पे हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन हमने इंटरफेरेंस में देखा है कि अगर पाथ डिफरेंस गिवन है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है, तो फेज एंगल होता है। तो पाई और 2 पाई का रिलेशन होता है। हमने कहा था कि वन सर्किल वन वेवलेंथ। अब यहाँ पे कि पाथ डिफरेंस निकालना होता या फेज डिफरेंस। तो अगर फेज निकालना होता है तो फेज कहाँ पे है, ये फेज है, यहाँ पे एंगल होता है। तो सबसे पहले एंगल वाला ऊपर आएगा, 2 पाई ऊपर लेमडा नीचे रहेगा। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस कितना, ए साइन थीटा 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा। इसको हम लोग 2 अल्फा ले लेते हैं। बाद में लोग को पता चलेगा हमने 2 अल्फा क्यों लिखे, कैलकुलेशन के लिए। सब जगह यहाँ पे लिखेंगे तो दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग को ये निकालना कि पाथ डिफरेंस निकालना। तो फेज डिफरेंस हो गया 2 अल्फा। अब देखिए फेजर डायग्राम से हम लोग निकालते हैं। फेजर का डायग्राम मतलब कि फेज वाले डायग्राम से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो S1 से लेके S2 तक हमने जो सेकेंडरी वेवलेट होता है, जिसको मैंने छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड किया था, तो इसके कारण यहाँ पे जैसे जैसे आता पार्ट डिफरेंस बढ़ते जाता। तो हमने सीधे एंड पॉइंट वाले का पार्ट डिफरेंस निकाल लिया। अब एक जैसे जैसे पाथ का डिफरेंस होता जाएगा, इसका मतलब ये इसके बीच में फेज का डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे यही होता है। तो इसलिए मैंने दोनों का एक ही बार निकालते हैं। S1 S2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 2 पाई बाय लेमडा इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि इस पार्ट को हम लोग P पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि यहां से लेकर के S1 से लेकर के S2 के बीच में कितना हो गया P पार्ट। तो इस टोटल P पार्ट का फेज डिफरेंस कितना हमने लिया है, डेल्टा या 2 अल्फा जो कहिए। अब यहाँ पे कि P पार्ट का फेज डिफरेंस कितना, P पार्ट का ये जो P एलिमेंट या P पार्ट्स हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो P पार्ट्स का फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा। तो 1 पार्ट का कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई P हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी सेकेंडरी वेवलेट हमने P पार्ट में लिया है, आप जितना चाहिए हमने P पार्ट लिया है, बहुत सारे बुक्स में N पार्ट्स है। तो P पार्ट्स में कितना होता है फेज डिफरेंस लेमडा P पार्ट का, तो 1 पार्ट का कितना डेल्टा बाई P होता। अब यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने P पार्ट माना, तो पहला से दूसरा पार्ट के बीच में कितना होता है फेज का डिफरेंस। मतलब जैसे पहला पार्ट दूसरा बीच, इस दोनों के बीच में कितना हो गया फेज डिफरेंस, ये डेल्टा बाई P हो। क्यों हो गया, हमने देखा है क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा है कि P पार्ट का डेल्टा तो 1 पार्ट का डेल्टा बाई P। तो ये पहला और दूसरे पार्ट के बीच का फेज डिफरेंस कितना, डेल्टा बाई 2। फिर दूसरे और तीसरे के, इसको अगर नंबरिंग कर दिया, यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, एंड सो ऑन करके। अब यहाँ पे Pth पार्ट है, यहाँ पे Pth पार्ट हो गया, ये P-1 हो गया, ये Pth पार्ट हो गया। अब यहाँ पहला और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस कितना, डेल्टा बाई P। दूसरे और तीसरे, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना, जैसे यहाँ पे सेकंड वाला और थर्ड जैसे यहाँ पे चेंज होता है, इस पॉइंट पे चेंज होता है एंगल फेज का। तो फिर सेकंड और थर्ड के बीच में डेल्टा बाई P ही होगा। लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में सेकंड का कितना, इसके कारण डेल्टा बाई P, फिर इसके कारण डेल्टा बाई P, कितना होगा 2 डेल्टा बाई P हो गया। तो सेकंड पार्ट का कितना होगा 2 डेल्टा बाई P। फिर तीसरे का देखिए, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना होता फेज का डिफरेंस कितना, फिर डेल्टा बाई P ही रहेगा। मतलब जितना भी पार्ट, हर एक पार्ट का फेज डिफरेंस कितना, डेल्टा बाई P है। तो पहला कॉन्सिक्यूटिव, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह करके यहाँ पे सबों के बीच में होगा डेल्टा बाई P। लेकिन पहले के कंपेरिजन में अगर हम लोग इस पार्ट पे जाते हैं तो 2 डेल्टा बाई P, फिर पहले कंपेरिजन इस पार्ट पे जाएंगे तो 3 डेल्टा बाई P, फोर्थ के पास जाएंगे तो 4 डेल्टा बाई P। इस तरह अगर पहला पार्ट में जाता है तो पहला पार्ट का कितना, ये देखिए कि पहले पार्ट का फेज डिफरेंस कितना, फिर यहीं पे डेल्टा बाई P होता है। 1 पार्ट के कारण, यहाँ पे 1 पार्ट के कारण कितना हो डेल्टा बाई P। तो यहाँ पे अगर Pth पार्ट का कितना होगा, तो P इंटू डेल्टा बाई P फिर इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। उसी को रिवर्स हमने दिखाया। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस होता है। ये हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं इसी को। इसको और डिटेल्स में अगर देखना तो ये देख लिया मैंने यहाँ पे कि पहला पार्ट, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, जैसे पहला और दूसरा का जो डिफरेंस होता है तो कितना होगा डेल्टा बाई P हो गया। फिर ये सेकेंड और थर्ड के बीच में जो होता है फेज, फिर डेल्टा बाई P ही होगा। लेकिन इस थर्ड वाले और फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में कितना होगा, ये 2 डेल्टा बाई P होता है, एंड सो ऑन। तीसरे जैसे जैसे फिर और नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 डेल्टा बाई P, फिर 4 डेल्टा बाई P, 5 डेल्टा बाई P एंड
सो ऑन होता है, ये फेजर डायग्राम होता है। लेकिन ये तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में हमने पी पार्ट केवल माना था, तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक हमने कर दिया, तो ये टोटल पार्ट कितना होगा, बढ़ते 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 यहाँ पे हमने कर दिया। तो ये फेज डिफरेंस हमने निकाला है। ये पहला पार्ट ऐसे करते जाइए और ये लास्ट वाले पार्ट का यहाँ पे मिलाते जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि पी पार्ट हो जाएगा। तो हमने ये लिखा कि फर्स्ट पार्ट और ये लास्ट पार्ट पीएथ पार्ट, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फर्स्ट के साथ कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा कि एक पार्ट का कितना होता है, डेल्टा बाई पी, एक पार्ट का फेज डिफरेंस डेल्टा बाई पी। तो पी पार्ट का कितना होगा, पी इंटू डेल्टा बाई पी, तो पी पी कैंसिल आउट, कितना होगा, डेल्टा होगा। तो यही पहला पार्ट और पीएथ पार्ट मतलब S1 S2 को हमने पी पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा। अब यहाँ पे कितना होगा, ये 180 होता है तो डेल्टा है, तो ये 180 माइनस डेल्टा हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ये जस्ट लाइक कॉर्ड हो गया, ये सेंटर हो गया, तो हम लोग जानते हैं इस दोनों का एंगल कितना 180 डिग्री होता है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, कि दोनों को सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये डेल्टा हो जाएगा। और जब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं ये सेंटर से कॉर्ड पे, इसको अगर हम लोग मान लीजिए क्यू मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल में होता है। ये एंगल भी इक्वल होगा और ये पार्ट भी इक्वल होता है। तो जैसे इक्वल पार्ट हो गया, इसका मतलब ये डेल्टा बाई टू, ये डेल्टा बाई टू, यही फेजर डायग्राम में से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पार्ट डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पे पार्ट डायग्राम निकालता है, ये देखिए यहाँ पे इसमें आते हैं। तो पाथ डायग्राम हम लोग को निकालना कितना है, ये ए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस निकालना, पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2 के इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये कहां से निकलता है हम लोग को, फेज डिफरेंस वाले से हम निकाला। अब देखिए फेज डिफरेंस में हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोग ये पूरा पार्ट लेते हैं। अब इसका हम लोग निकालेंगे कि S1 S2 निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कि S1 S2 और अपॉन S1 N1, मतलब ये पूरा पार्ट लेना है S1 से S2 के बीच में, S1 S2 यही रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे S1 N1 मतलब ये टोटल पार्ट, यहां से लेकर टोटल पार्ट और वन पार्ट। और ये जो हमने डिवाइड किया तो सभी का इक्वल लेंथ हमने लिया था कि A नॉट 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 हमने मान लिया था। अब यहाँ पे हम ये लेते हैं कि ये पूरा पार्ट S1 S2 और अपॉन लेते हैं S1 N1। अब हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए S1 N1 हम लोग इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं तब क्या होता है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं क्या, S1 S2। तो इस ट्रायंगल हम लोग देखते हैं कि O S1 S2 में, तो जब हम लोग को ये S1 S2 इक्वल टू कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ये है तो 2S1Q लिख सकते हैं या S2Q लिख सकते हैं। तो 2S1Q हो जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम्स S1Q इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, तो इस ट्रायंगल में हो जाएगा, इसके लिए हमको ये चाहिए S1Q, तो ये हो गया डेल्टा बाई 2, ये यहां से यहां तक एंगल डेल्टा बाई 2। तो इस एंगल के लिए कितना हो जाएगा P, और ये तो 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा H। तो P इक्वल टू कितना होता है, H साइन थीटा। इसका मतलब OS1 और साइन डेल्टा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये देखिए कि S1 S2 कितना आ जाएगा कि 2S1Q हो जाएगा। ये 2S1Q हम लोग लिख सकते हैं। और 2S1Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि OS1 साइन डेल्टा बाई 2। ये OS1 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू H साइन थीटा, तो OS1 साइन डेल्टा बाई 2। तो हमने यहाँ पे डेल्टा बाई 2 लिख दिया है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि हमको फिर निकालना है S1 N1 निकालना है। तो इस S1 N1 के लिए अब यहाँ पे देखिए कि S1 N, तो फिर ट्रायंगल OS1 N1 से देख सकते हैं हम लोग। ट्रायंगल OS1 N1 से जब यहाँ पे ये देखते हैं तो इसको क्या ले सकते हैं, हमने फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये बहुत ही स्मॉल एंगल है सपोज कीजिए, तो ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट का कितना एंगल निकालता था, ये बनाता डेल्टा बाई P बनाता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वन पार्ट डेल्टा बाई P एंगल बनाता। हमने देखा था कितना एंगल डेल्टा बाई P बनाता है। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। जब 2 पार्ट में तो कितना होगा, ये भी डेल्टा बाई P का हाफ, डेल्टा बाई P का, तो यहाँ पे डेल्टा बाई 2 पाई ये भी और ये भी बनेगा। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया S1 N1 इक्वल टू 2S1 N1। अब ये S1 N0 कितना हो जाएगा, S1 N0 कितना हो जाता है मेरा वाला। अब देखिए यहाँ पे होता है कि ये S1 N0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2S1 N0 हो गया। अब यहाँ पे हो गया S1 N0 इक्वल टू कितने, 2 टाइम S1 N0 इक्वल टू ये हो गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, L अपॉन
आर होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये एंगल इक्वल टू, इसका मतलब एल इक्वल टू कितना, आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो ये S1 N0 इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल और अपॉन ये, तो ओ S1 इंटू एंगल कितना है, डेल्टा अपॉन 2 पाई है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वही कि ओ S1 इंटू डेल्टा अपॉन 2 पाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं। ये S1 S2 और अपॉन S1 N1 दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो जो रिजल्टेंट S1 S2 ही रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालना होता है। तो ये S1 S2 अपॉन S1 N1, तो जब दोनों का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेट होकर के, ये 2 तो इसे कैंसिल हो जाएगा, OS1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचता है ये साइन डेल्टा बाई 2 P अपॉन 2। तो P हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2, इसको इसलिए रखते हैं कि दोनों एंगल में यहाँ पे सेम सेम लगे, जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल यहाँ पे नीचे दिखता है। अब यहाँ पे S1 S2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे ये S1 N0 यहाँ चला जाएगा, पूरा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो इसी से हम लोग यहाँ पे आगे S1 S2 इक्वल टू हो जाएगा ये P इंटू ये S1 N0 चला गया यहाँ पे, तो ये मेरे पास आता है। और ये S1 N1 ये था, इसका हमने क्या लिया था, लेंथ A0 लिया था, तो यहाँ पे A0 करके आ गया। तो हम लोग इस वैल्यू में, तो ये S1 जो S2 था यहां से लेकर यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, S1 S2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। तो ये R हम लोग इसको R से डिनोट कर सकते हैं। तो ये R इक्वल टू ये जो पार्ट था P A0 साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 ऑब्टेन होता है। तो इसलिए हमने डेल्टा बाई 2 को हमने एंगल यहाँ पे लिया था कितना, ये डेल्टा को हमने 2 अल्फा लिया था। ये देखिए डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 2 अल्फा था, तो डेल्टा बाई 2 इक्वल टू कितना, अल्फा हो जाएगा। तो हमने अल्फा के टर्म यहाँ पे लिखना चाहे तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा होता है। अब यहाँ पे इसलिए डेल्टा इक्वल टू कितना, ये देखिए डेल्टा इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा। यहाँ 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे लेमडा बाई मतलब डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग को ये चाहिए इक्वेशन और ये इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग अल्फा का टर्म लिखेंगे, तो अल्फा यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, हम लोग जनरली एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो P A0 स्क्वायर। तो P A0 मतलब पूरा वेवलेंथ का आ गया, वेवलेट्स का आ गया, और इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये जो पूरा वेवलेट का होता है इसको हम लोग इंटेंसिटी मान लेते हैं I0। उसके बाद एंगल कितना होता है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी आता है कि I इक्वल टू R स्क्वायर इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। इसी पे पूरा हम लोग अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, कितना मैक्सिमा होता है कितना मिनिमा होता है। तो इसी को हम लोग को देखना है कि I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और अल्फा इक्वल टू कितना हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे निकाल सकते हैं कि अल्फा अगर केवल लिखेंगे तो यहाँ पे पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा होता है। अगर 2 अल्फा लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 इसलिए कि हमने डेल्टा को यहाँ पे लिखा था। अगर भूल जाएंगे तो हम लोग सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस कितना था, ए साइन थीटा था, डेल्टा इक्वल टू इतना 2 अल्फा होता था, डेल्टा बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो हम लोग जनरली इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई लेमडा इंटू ए साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंडीशंस होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशंस के लिए हम लोग देखते हैं कि मेरे पास तो एक्सप्रेशन आ गया कि I इक्वल टू कितना होता, I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन है कि अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या कंडीशंस होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशंस ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाए, थीटा इक्वल टू 0 आ जाए तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो यहीं पे अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है तो अल्फा इक्वल टू हमने कितना लिखे, पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0। तो जब लिमिटिंग केस लगाते हैं हम लोग तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाता है। तो इसीलिए I इक्वल टू जो मेरे पास था I इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट 1, तो I इक्वल टू I0 या एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंट्रल इंटेंसिटी होता है P0 पे, उसको हम लोग I मैक्सिमा I0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि सेंट्रल मैक्सिमा I0 हम लोग लेते हैं। अब है कि अच्छा मिनिमा कितना होता है जब थीटा इक्वल टू 0 होता है या अल्फा इक्वल टू 0 होता है। ये तो हो गया मैक्सिमा का, जिसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कहते हैं। सेकेंड है मिनिमा इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा के लिए कब होगा, अच्छा इस मिनिमा के लिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे,
तो इंटेंसिटी का मिनिमा कब होगा कि जब ये वाला पार्ट 0 होगा, मिनिमा होगा। जब ये वाला पार्ट 0 होगा इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब साइन अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि साइन अल्फा 0 हो लेकिन अल्फा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अल्फा इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 0 किसका कंडीशन है? सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशन से, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन से। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फा इक्वल टू 0 मतलब अल्फा छोड़ देना। अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब ये सीधे जाने वाला, ये सीधे अल्फा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 0 कब? सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर पे जाता है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। ये अल्फा इक्वल टू या थीटा इक्वल टू 0 इसका मतलब सीधे सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो मिनिमा के लिए हमको निकालना है तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगा। अगर अल्फा इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा। निकालना क्या है? मिनिमा। तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इसलिए अब साइन अल्फा लेंगे तो यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू 0 होता है। तो जनरल कंडीशन हम लोग यहाँ पे अल्फा इक्वल टू एम पाई, जनरली हम इंटरफेरेंस में एन लेते थे, यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन में एम लेते हैं, तो ये एम पाई। और एक चीज का ध्यान है, एम इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे एम इक्वल टू 0 हो गया तो अल्फा इक्वल टू 0, तो किसका कंडीशन? सेंट्रल मैक्सिमा का। तो इसलिए हम लोग एम लेते हैं, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। यहाँ पे प्लस माइनस साइन दिखाता है, तो प्लस माइनस साइन का मतलब होता है यहाँ पे दोनों साइड, प्लस माइनस साइन का मतलब होता है यहाँ पे दोनों साइड। इसका मतलब इस सेंट्रल मैक्सिमा के इधर भी मिनिमा होगा, इधर भी मिनिमा बनता जाएगा, मतलब मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा। एक चीज का ध्यान रखने का, जो मेरा बेसिक फार्मूला क्या था, अब यहाँ पे देखिए कि आई नॉट इक्वल टू कितना होता है? साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 कर दिया हमने तो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा होता। जब न्यूमरेटर वाला पार्ट हमने 0 कर दिया तो वो मेरा मिनिमा होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 0 करना, CID को याद रख सकते हैं कि CID मतलब जब सेंट्रल मैक्सिमा निकालना होता है, सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के तो डिनोमिनेटर को हम लोग 0 करते हैं। ये डी वाला पार्ट CI मतलब सेंट्रल वाले मैक्सिमा अगर हमको निकालना होता है इंटेंसिटी, तो क्या होता है? डी वाले को 0 करते हैं। और दूसरा अगर इसे याद रखेगा तो एक याद रहेगा ऑटोमेटिक, दूसरा याद रखेगा। या नहीं तो याद रख सकते कि न्यूमरेटर में जब न्यूमरेटर वाले को हम लोग 0 करते हैं तो क्या होता है? मेरा मिनिमा होता है। एन से न्यूमरेटर, एन से मिनिमा। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा CID, और वहां पे न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मेरा मिनिमा आता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं एन स्लिट में भी। न्यूमरेटर वाले पार्ट को 0 कर देंगे तो मिनिमा होगा, और CID सेंट्रल मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो ये मेरे पास आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब मिनिमा कंडीशन कितने एंगल पे बनता है, अगर एंगल के निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एम पाई है, और अल्फा इक्वल टू हम लोग कितना लेते हैं? पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा, क्योंकि 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा था, हमने देखा था फेज डिफरेंस में। तो ये अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा प्लस माइनस एम पाई यहाँ पे हमने लिया। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाता है। तो जब थीटा के टर्म में लिखेंगे तो ए साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? एम लेमडा। ये भी अगर ध्यान रखना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट हमको ए साइन थीटा के टर्म लिखना है तो ये तो टर्म रहेगा, यहाँ पे ये लेमडा हो जाता है क्योंकि ये कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो अल्फा इक्वल टू एम पाई, ये ध्यान रहेगा। तो अगर ए साइन थीटा के टर्म लिखना होगा तो यहाँ पे मेरे पास एम लेमडा आता है। तो थीटा अगर निकालना होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एम लेमडा अपॉन ए, तो साइन इनवर्स। इसका मतलब इस एंगल पे, मतलब थीटा 1 इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस लेमडा ए, थीटा 2 इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस 2 लेमडा बाई। यहाँ पे एम का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। साइन थीटा 3 इक्वल टू कितना होगा? साइन इनवर्स 3 लेमडा बाई ए। तो इतना पोजीशन पे हम लोग को मिनिमा यहाँ पे बनता है। इसका मतलब यहाँ पे जितना एंगल पे होता है साइन इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे मिनिमा, फिर साइन इनवर्स के टाइम में जो एंगल बनेगा फिर यहाँ पे, तो किस किस पोजीशन पे मिनिमा बनेगा ये हमको कंडीशन से यहाँ से निकल सकता है। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही होता है। इसलिए इस फॉर्मूला को याद करना कि ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। इस फॉर्म है तो ठीक है, यहीं से हम लोग इसको निकालते हैं। डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा होता है। किसके लिए? मिनिमा के लिए। हम यहाँ पे एम लिखते हैं, एम मिनिमा के लिए। तो ए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? मिनिमा के फॉर्म में। और यहाँ पे प्लस माइनस है कि दोनों साइड प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड यहाँ पे बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या पोजिशन और कंडीशन। ये कई बार पूछा था, एक न्यूमेरिकल तो इससे आता ही आता है, इसका बहुत हम लोग को यूज करते थे। ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा हो जाता है, मिनिमा के लिए हो जाता है। और
या नहीं तो अल्फा इक्वल टू कितना एम पाई होता है, लेकिन अल्फा इक्वल टू 0 कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, वह मेरा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होता है। तो इसी से हम लोग निकालते हैं कि न्यूमरेटर 0 करेंगे एन एम न्यूमरेटर में तो मिनिमा होता है, न्यूमरेटर 0 करने पर CID डिनोमिनेटर 0 करते हैं तो क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ये सब हम लोग देखें। अब इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। थैंक यू।